गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो 13 है उसका थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं। और इसमें मेनली हम लोग जुडिशरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि न्यायपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बारे में देख लिया था। लेजिस्लेचर में क्या देखा था हम लोगों ने, लोकसभा और राज्यसभा कैसे काम करता है, पार्लियामेंट क्या होता है, कैसे वर्क होता है, क्या उसका पावर होता है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद जो थर्ड जो बॉडी आता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है, जुडिशरी, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। अब इसका न्यायपालिका का मेन फंक्शन क्या होता है, या जुडिशरी का, टू प्रोवाइड जस्टिस, मतलब न्याय प्रदान करना इसका क्या होता है, मेन मोटिव होता है। और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। देखिए हमारे देश में क्या होता है, हम लोग डेमोक्रेसी जानते हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन लोगों से भी ऊपर है ना, पीपल से भी ऊपर हमारे देश में कौन है, तो वो है हमारे देश का संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारे देश में जो रूल चलता है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी के द्वारा नहीं चलता है। रूल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का चलता है या लॉ का चलता है। जो भी नियम या कानून है वही क्या है, हमारे देश में सबसे सुप्रीम है। तो उसको बनाकर कौन रखता है, उसको मेंटेन करके कौन रखता है, तो वो हमारा जो जुडिशरी है, यानी कि जो न्यायपालिका है, वही उसको मेंटेन करके रखता है कि नियम का ही शासन होना चाहिए। कि कोई भी प्रेसिडेंट हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो तो आते जाते रहेंगे, मंत्री जो है, लेकिन वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके नियम या कानून को अपने तरीके से ना बना सके। इसके लिए काम कौन करता है, जुडिशरी काम करता है। जैसे आप लोग रसिया जानते हैं, रसिया हो गया, चाइना हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, रसिया और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। तो रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा चेंज कर दिया है, ऐसा अमेंडमेंट कर दिया है कि वो 2036 तक प्रेसिडेंट वही रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। वैसे ही चाइना के प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है, उन्होंने भी जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो क्या करेंगे, चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे। ऐसे ऐसे उन लोगों ने क्या कर लिया है, रूल बना दिया है अपने अकॉर्डिंग में। तो ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता है। तो इसी चीज को देख रेख करने का काम कौन करता है, जुडिशरी करता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये सब चीज को देखते हैं। फिर लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा जुडिशरी करता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी कोर्ट है, जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया। ऐसे बहुत सारे हमको क्या मिले हुए हैं, एजुकेशन हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे हमको अधिकार मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी कोर्ट का होता है या जुडिशरी का होता है। अगर मान के चलिए किसी कल के दिन में किसी के साथ में क्या हो गया, भेदभाव हो गया, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना, या उसको फ्रीडम कहीं जाने से रोक दिया गया, इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं लेकिन उसको कहीं जाने से रोक दिया, है ना। तो ये सब, तो वो किसके पास लेकर सुनवाई के लिए जाएगा, तो वो पर्सन जो है वो कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। तो उसकी अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी है, तो ये भी जुडिशरी का ही फंक्शन होता है। अब जुडिशरी यानी कि न्याय देने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग लेवल पर कोर्ट को क्या किया गया है, कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है। अभी देखेंगे हम लोग कोर्ट कौन कौन से कोर्ट होते हैं, कौन कौन से लेवल पर होते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट जो है, तो कोर्ट में क्या करेंगे, वहां पर न्याय देने के लिए क्या रहेगा, वहां पर जज रहेगा, है ना, जिसको हम लोग न्यायाधीश बोलते हैं। तो वो जज कैसे बनेगा, कौन उसको अपॉइंट करेगा, उसी के लिए क्या किया गया है, एक कॉलेजियम सिस्टम डिसाइड किया गया। अच्छा, अगर मान लेते हैं ये कोई कोर्ट है, अब यहाँ पर जो जज बैठा है उसको किसी प्रधानमंत्री या किसी नेता ने नियुक्त किया है, तो वो क्या हो सकता है, वो अगर कोई नेता के खिलाफ फैसला गया तो वो क्या करेगा, उसके सपोर्ट में फैसला दे देगा, या उसके खिलाफ नहीं जा सकता है, या उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। तो यही चीज क्या बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो जुडिशरी है वो क्या होगा, हमारे लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव है इससे इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कोई भी इस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है, प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। ये इंडिपेंडेंट होगा और स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, निष्पक्ष रूप से न्याय देगा। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, जो हमारे कोर्ट होते हैं वहां पर न्यायाधीश या जो जज होंगे वो कैसे होंगे, कौन कौन बनेंगे, उसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में कौन होते हैं, तो एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सीजेआई बोलते हैं, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो रहता है। और इसके साथ में 4 सीनियर जज रहते हैं,
जो बहुत एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, बहुत सालों का उनको अनुभव रहता है, वो रहते हैं। तो ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगला जो जज है या अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट जो रहता है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसका सबसे बड़ा जो न्यायाधीश है, जो मेन है, जो हेड है, उसी को हम लोग बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो डिसाइड करते हैं और 4 सीनियर जज मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट में कौन जज बनेगा या आने वाले समय में कौन जो है इंडिया का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ये सब इन्हीं का काम रहता है, कॉलेजियम सिस्टम का। ये कॉलेजियम सिस्टम इसलिए बनाया गया था क्योंकि इससे पहले अगर प्रेसिडेंट हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया या नेता मंत्री लोग इसका अपॉइंटमेंट करते करते तो उससे क्या हो सकता था, इनके ऊपर में क्या रहता, थोड़ा बाउंडेशन रहता, या उतने फ्रीली रूप से ये कंडक्ट नहीं कर पाते अपना जो कार्य है उसको। फिर इसके बाद इंडिया में क्या किया गया है, अभी बताया, जैसे जुडिशरी के लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं। तो ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं कोर्ट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर क्या है अभी समझते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर में क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर। इसके ऊपर में हमारे देश में कोई भी कोर्ट नहीं है, अधिकतम यहीं तक केस जो है सुनवाई के लिए जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में केवल एक है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये दिल्ली में सिचुएटेड है, यानी कि हमारी कैपिटल दिल्ली में सिचुएटेड है। उसके नीचे आता है कौन सा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये हर एक स्टेट में होता है ना। हर एक स्टेट में क्या रहता है, हाई कोर्ट रहता है। हो सकता है उसके कैपिटल में हो या कहीं और हो। जैसे छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, रायपुर में नहीं है, वो बिलासपुर में है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ की जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी बिलासपुर को बोला जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में है। तो हाई कोर्ट कहाँ रहता है, स्टेट में रहता है। उसके बाद फिर क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो स्टेट के अंदर में क्या रहता है, डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या रहता है, हर एक जिला में जिला न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिला न्यायालय बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को, फिर जिला न्यायालय, फिर लास्ट में सबसे नीचे क्या होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ये कहाँ पर होता है, तो ये ब्लॉक लेवल पर होता है। तहसील वगैरह में देखते हैं हम लोग तहसीलदार या एसडीएम वगैरह बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वगैरह, है ना। तो ये सब लोग वहां पर बैठते हैं, और जो ज़्यादातर जो जमीन विवाद हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया उसका सुनवाई वगैरह सब ऑर्डिनेट कोर्ट में चलता रहता है। जैसे देखते हैं बंटवारा वगैरह का केस जो बहुत सारा हो गया, तो जो छोटे मोटे केस हैं वो ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर सब ऑर्डिनेट कोर्ट में चलते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब ये देखते हैं तो कैसा फॉर्म है, ये पिरामिडिकल फॉर्म है। सबसे ऊपर ये, फिर सबसे नीचे इसका नंबर कम है, फिर इसका नंबर, हाई कोर्ट का नंबर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसीलिए इसको पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बोला गया है। अब इसमें क्या हो गया, जैसे कोई आदमी गया पहले सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, सीधे उठ के तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएगा। तो पहले गया सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाने के बाद में अगर उसको फैसला अपने हिसाब से नहीं लगता है, मतलब उसको लगता है कि अभी भी फैसला सही नहीं आया है, तो वो कहाँ पर जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है। इसी को अपील करना बोलते हैं। अपील करना मतलब आगे गुहार लगाना। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट से अगर उसको सही फैसला नहीं मिलता है, उसको लगता है कि न्याय नहीं मिला है, तो वो कहाँ जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो कहाँ जा सकता है, आगे हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में भी अगर उसको क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास कोई कोर्ट नहीं है इंडिया में। तो ये क्या हो गया, पूरा प्रोसीजर हो गया हमारे जुडिशियरी का। फिर इसके बाद सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, इसके बारे में आप लोगों को, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके पावर्स क्या क्या होते हैं, आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसे अगर मान के चलो कि इंडिया है ना, मतलब इंडिया, ये पूरा अपना इंडिया हो गया, और किसी स्टेट के बीच में, मान के चलो छत्तीसगढ़ हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या होता है, सुनवाई करने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनके बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं, जो विवाद होते हैं, उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। वैसे ही अगर दो स्टेट के बीच में क्या हो गया, अगर विवाद हो गया या कोई बात को लेकर बहस हो गई, जैसे मान के चलो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, है ना, ये दोनों अभी क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब मान के चलो इनको किसी एरिया को लेकर या कुछ बात को लेकर विवाद हो गया, तो वो दोनों कहाँ पर जाएंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इनके बीच के मैटर को क्या करता है, वो निपटारा करता है, यानी कि उसको सेटल करता है। तो सेंटर हो गया, सेंटर मतलब कंट्री हमारे इंडिया,
जैसे मोदी जी ने मान के चलो कोई रूल ला दिया, उसको छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट नहीं होने देना है हमारे सीएम जो है भूपेश बघेल काका जी, तो उसके लिए क्या हो गया, इसको लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो कहाँ पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद अभी बताया जैसे आप लोगों को कि फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है। सीधे अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आपके जो मौलिक अधिकार हैं जो आपको मिलने चाहिए, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, है ना, तो ये सब अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए आप लोग डायरेक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उसके लिए, है ना, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या होता है, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होता है। फिर उसके बाद अभी जैसे बताएं कि आगे हम लोग अपील कर सकते हैं, नीचे कोर्ट से ऊपर कोर्ट, फिर उससे हाई कोर्ट, फिर उससे सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या हो सकता है, जो लोअर कोर्ट का जो अपील है वो उसको भी सुनता है, हियर करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। फिर अगर एक केस, एक कोई हाई कोर्ट है ना, और यहाँ का कोई मामला चल रहा है, मान के चलो ये मुंबई हाई कोर्ट है ना, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मुंबई हाई कोर्ट का मामला नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होना चाहिए, तो वो एक केस से दूसरे, एक हाई कोर्ट से दूसरे एक हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, मैटर को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये कुछ पावर्स थे सुप्रीम कोर्ट के और फंक्शन थे जिनको आपको ध्यान रखने हैं। फिर इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आ जाता है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन। आप लोग जानते हो कि हमारा जो इंडिया है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कि क्या हो गया, लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, यानी कि जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल। तो रूल ऑफ पीपल है, तो अब इतने सारे लोग एक साथ मिलकर तो रूल नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, कोई नेता चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो हमारे बिहाफ पर, जनता के बिहाफ पर रूल करता है पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में। तो अब इसको चुना कैसे जाए, तो उसी के लिए क्या होता है, इलेक्शन। अब इलेक्शन करवाएगा कौन, तो जो इलेक्शन करवाता है, जो एक कमेटी होता है ना, एक समिति होता है। जैसे गांव में हम लोग देखते हैं ना कि नौ दुर्गा समिति, ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ समिति होते हैं जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन एक समिति होता है जो क्या करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, चुनाव कंडक्ट करवाते हैं। प्रेसिडेंट हो गया, अभी देखेंगे कौन कौन से चुनाव होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। कैसा इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, जो फेयर है वो इलेक्शन होना चाहिए, कि किसी भी तरीके से पक्षपात या इलेक्शन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो इलेक्शन कर रहे हैं लेकिन क्या कर दिए हैं, सबको पैसा बंटवा दिए हैं, और क्या कर दिया, या एक के वोट को दूसरे के वोट में ट्रांसफर कर दिए, घपला कर दिए, घोटाला कर दिए, तो फिर चुनाव का कोई मतलब रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जो इलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, तभी उसका मतलब है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये दो लेवल पर होता है, एक होता है पूरे इंडिया लेवल पर और एक होता है स्टेट लेवल पर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक होता है जो पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाता है, और दूसरा होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हर एक राज्यों में होता है, तो ये स्टेट में इलेक्शन करवाता है। अब ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके किसके इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। तो ये पूरे इंडिया लेवल पर करवाएगा, तो प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, या विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होता है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका भी इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। तो अब सोचोगे विधानसभा तो कहाँ होती है, तो ये तो राज्यों में होती है, तो इसका इलेक्शन तो स्टेट कमीशन करवाना चाहिए, तो नहीं करवाता है। यही चीज आप लोगों को डिफरेंस जो है ध्यान रखना है, विधानसभा का भी चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन तो ये किसका चुनाव करवाता है, तो क्या बच गया, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, जो गांव में रहते हैं, या जिसको हम लोग ग्राम पंचायत या म्यूनसिपालिटी, नगर पंचायत, इसको जिसको बोलते हैं हम लोग, जो लोकल लेवल पर क्या करता है, सरकार चलाते हैं या प्रशासन संभालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत। तो उसका इलेक्शन जो है वो राज्य का इलेक्शन कमीशन करवाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होते हैं और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे अभी बताया था आप लोगों को कॉलेजियम सिस्टम, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर रहते हैं। कितने मेंबर? 3 मेंबर, 3 सदस्य रहते हैं। तो एक तो इनका हेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसे सुप्रीम कोर्ट में बताया थे कि सुप्रीम कोर्ट में अब पूरे इंडिया लेवल पर क्या करना है, फैसला देना है, तो बहुत सारे जज का जरूरत पड़ता है। तो एक तो मेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक और भी इसके साथ में बहुत सारे 33 जजेस और रहते हैं, है ना। अभी टोटल 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये घटते मतलब ये बढ़ते रहता है टाइम के अकॉर्डिंग में। तो 34 जज में से एक CJI हो गया और 33 कौन हो गए? तो ये कौन हो गए? हमारे जो नॉर्मल जो जज रहते हैं वो हो गए। ये उसका चीफ हो गया, चीफ मतलब जो हेड होता है। वैसे ही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन हो गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो गया? ये हेड हो गया। और इसके साथ में 2 और इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। इन्हीं का जिम्मेदारी रहता है कि चुनाव अच्छे ढंग से कराया जाए। अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई थी, कब इसको बनाया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। और इसी दिन, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 25 जनवरी को वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। वोटर्स मतलब मतदाता दिवस, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। योगा डे, ऐसे बहुत सारा डे सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे ही वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या क्या फंक्शन होता है, ये काम क्या करता है? तो सबसे पहले तो ये वोटर लिस्ट तैयार करता है। वोटर लिस्ट क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हो कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, है ना, वो भारत के नागरिक क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। राइट टू वोट है इनके पास में। अब इसका एक लिस्ट निकाला जाता है कि कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है। जैसे जैसे जिनका 18 साल होते जाता है, वहां पर इसको मतदाता सूची बोलते हैं, है ना। गांव में आप लोग देखते होंगे, है ना, सुनते होंगे ऐसा, जो कोतवाल है वो क्या करते हैं, है ना, गुहार लगाते हैं, हाका वाका पारते हैं गांव में, जैसे बोलते हैं ना कि जिसका जिसका 18 साल हो गया वो अपने मतदाता सूची में नाम जुड़वाते जाएंगे, ऐसे करके। तो गांव के जो स्कूल के मास्टर रहते हैं वो इस नाम को एंट्री करते हैं। जिनका भी 18 साल हो गया उसको इस नाम में एंट्री करते हैं। और जो शादी होके चले गए कोई एक गांव से दूसरे गांव, उनका नाम हटा दिया जाता है। किसी का डेथ हो गया तो उससे इसका नाम हटा दिया जाता है। तो यही वोटर लिस्ट कहलाता है, जिसमें नाम रहता है सभी का कि कौन कौन वोट दे सकता है। तो ये प्रिपेयर करने का काम इलेक्शन कमीशन का रहता है। फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गया, है ना, फिर बीजेपी हो गया, फिर आम आदमी पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। तो ये सब अलग अलग पार्टी हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते हैं मतलब फॉर्म भरते हैं, ऐसे समझ के चलिए। जैसे आप लोग एग्जाम से पहले आप लोगों का एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, कोई भी एग्जाम देने से पहले आपका नाम, गांव, पता, ये सब फोटो वगैरह उसमें डालते हैं। तो वैसे ही ये भी अपना क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, पंजीयन करवाते हैं, है ना। वैसे ही अगर कोई मान के चलो गांव में क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो जो जो वार्ड पंच बनना चाहते हैं या नगर पंचायत में जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, है ना, ग्राम पंचायत में जो सरपंच बनना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, पहले अपना फॉर्म भरते हैं। तो ये सब किसके पास जाके फॉर्म भरते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास में जाके फॉर्म भरते हैं। फिर फॉर्म भर लिए, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में ये क्या करते हैं, इनको इलेक्शन सिंबल देते हैं। जैसे आप लोग चुनाव चिन्ह देखते हैं, है ना, बीजेपी का क्या है, कमल है, ठीक। वैसे ही इसका पंजा छाप है, ठीक है। कांग्रेस का पंजा छाप है, बीजेपी का क्या है, कमल है। आम आदमी पार्टी का आप लोग देखे होंगे झाड़ू छाप है ना। तो वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसे हंसिया के जैसा है, ऐसे। तो अलग अलग ये जो सिम्बॉल्स रहते हैं, है ना, टोपी छाप, गिलास छाप, चश्मा छाप, ऐसे बहुत सारा जो सिम्बॉल्स रहता है वो कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। अलग अलग सिम्बॉल अलॉट करता है ताकि क्लियरली उनको पता चल सके कि ये कौन सा सिम्बॉल है, ऐसा करके। अब ये जो नेशनल पार्टी है इसका सिम्बॉल तो फिक्स रहता है, लेकिन जो गांव में इलेक्शन होता है पंचायत वगैरह का, उसमें फिक्स नहीं होता है वो। फिर इसके बाद में क्या होता है, अब ये सब हो गया, इलेक्शन दे दिए, इसके बाद इलेक्शन का अरेंजमेंट कराना होता है। ये भी इसी की जिम्मेदारी है कि कौन वहाँ पर जाएगा। देखते हैं टीचर्स लोगों का, जो जिसके फादर वगैरह या टीचर्स होंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, वो जानते होंगे कि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या क्या होता है। एक दिन जाके पहले स्कूल में या जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ पूरा जिम्मेदारी होता है ना, कि वहाँ का पूरा अरेंजमेंट हो। अगले दिन आएंगे तो वहाँ पर इलेक्शन कैसे होगा, ये सब चीज़। फिर मॉडल कोड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करना, ये भी इसी का काम है। अब ये क्या होता है, आदर्श आचार संहिता, इसको हिंदी में बोलते हैं। आदर्श आचार संहिता क्या होता है
कि जब इलेक्शन का टाइम आने वाला रहता है उससे 6 महीना पहले 6 मंथ्स बिफोर क्या होता है कि कोई भी जो नेता है वो नया घोषणा नहीं कर सकता है ना। कि जैसे इलेक्शन आ गया है तो पता चल रहा है मोदी जी इलेक्शन आ गया है, अब घोषणा कर रहे हैं कि हम इतने लोगों को क्या करेंगे, इतने लोगों को नौकरी देंगे, है ना। तो अब क्या हो सकता है, जनता हो सकता है उस लालच में उनको फिर से वोट देकर जितवा दे। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं आचार संहिता में। वैसे ही इस समय गाड़ी वगैरह का यूज नहीं किया जा सकता है, जो सरकारी गाड़ी है उसका प्रचार प्रसार में यूज नहीं किया जा सकता है। और क्या हो गया, तो ये बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर सब हटवा दिए जाते हैं। तो एक कुछ ड्यूरेशन रहता है ना, 6 मंथ्स नहीं है ये। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, इलेक्शन से पहले आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसके बाद में क्या हो गया, जैसे कि कहीं इलेक्शन क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर फिर से इलेक्शन कराया जा सकता है। मान के चलो कहीं पैसा पकड़ा गया है ना, कुछ घपला हो गया या किसी कारण से इलेक्शन में धांधली हो गई, तो उसको कैंसल कर देता है जो इलेक्शन कमीशन है वो, और फिर से वहां पर उपचुनाव करवाता है, यानी कि बाई इलेक्शन करवाता है। तो ये 5 से 6 जो इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है ये आप लोग को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। फिर अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताए हैं आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन, यानी कि संविधान जो पहले जो था उसमें अगर कुछ चेंज किया गया है, कुछ बदला गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संविधान संशोधन। तो एक जो है, आप लोग जानते हो कि पहले 21 ईयर हुआ करता था वोटिंग एज, उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। तो ये जिस समय किया गया था वो कौन सा ईयर था, 1989। और कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, तो 61 यानी कि 61वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट था ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ये जो 2-3 इंपॉर्टेंट है उसको। फिर आप लोगों को बताए थे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। जो बच्चे क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक हैं, जिनका एज 6 साल से लेकर 14 साल तक है, उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मतलब उनको पढ़ने से नहीं रोका जा सकता। कब आया था ये, 2002 में आया था। और ये कौन से नंबर का है, तो 86वें नंबर का है, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फिर इसके बाद में आप लोगों को बताया थे कि जो ग्राम पंचायत है ना, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ग्राम पंचायत, ये क्या था, जब संविधान बना था तो पंचायत वगैरह नहीं था, फिर बाद में इसको जोड़ा गया ग्राम पंचायत को, और दूसरा क्या है, म्युनिसिपालिटी या फिर नगर पंचायत जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो 73 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था, और 74 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन में म्युनिसिपालिटी या नगर पंचायत जिसको हम लोग बोलते हैं उसको जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया था, 1992 1992 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और थोड़ा सा स्लो बताएं इसमें, तो जिसको आता है अच्छे से रिवीजन पर्पस के लिए देख रहे हैं वो इसको फास्ट करके देख लीजिएगा। जय हिंद।